चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हो आप? डी स्पेसिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डी स्पेसिंग कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है 1/d स्पेसिंग इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये 1/d स्पेसिंग का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। 1/d स्पेसिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, l स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये जो h के l होते हैं ना, h के l ये प्लेन होते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन। h के l क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। फोर क्यूबिक क्रिस्टल, बोलो क्या होता है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है क्या? अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था, 7 क्रिस्टल सिस्टम अपने पढ़ा था। उस 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या था? क्यूबिक के लिए रिलेशन क्या था? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो जब यहाँ पे A B C की वैल्यू पुट करोगे तो सबकी जगह A पुट कर दो, क्या आएगा? 1/d स्पेसिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये सारे छोटे स्मॉल है भाई, h के l के हैं स्मॉल हैं। तो आप यहाँ से अब कैलकुलेट करने जा रहे हो d स्पेसिंग का स्क्वायर, d स्पेसिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा कर दोगे क्या? तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। अगर आपको ओनली वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डी स्पेसिंग की। अगर आपको ओनली वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डी स्पेसिंग की, तो क्या होगा? इधर रूट लग जाएगा तो इसका तो इसको हट जाएगा और नीचे वाले का रूट लग जाएगा। क्या बनेगा? a ओवर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। बस भाई ख़त्म हो गया फॉर्मूला ख़त्म हो गया। इसका दूसरा जो फॉर्म होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी एच के एल इज इक्वल टू a ओवर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, कर लोगे? अरे बोल दिया करो एक तो, कर लोगे? वेरी गुड। अब मैं 1-2 के लिए कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है? 4D100 प्लेन, D100 प्लेन, इसके लिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको ये डी स्पेसिंग। तो आप क्या लिखोगे? सॉरी 1 मिनट 4,100 प्लेन। इसको 100 नहीं कहोगे, क्या कहोगे? 100 इसको नहीं कहोगे, 100 प्लेन आप इसको कहोगे। इसका मतलब आपको यहाँ से वैल्यू गिवन है, h इज इक्वल टू क्या होगा? 1, फर्स्ट वाला h, सेकंड वाला k और थर्ड वाला l, तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। सीधे ध्यान रखना, h k l। तो आप क्या लिखोगे? D100 h k l हो गया इज इक्वल टू a ओवर रूट 1 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर। बोलो क्या आया? D100 इज इक्वल टू कितना गया? a ओवर 1, ठीक है? ठीक है भाई, ओके। दूसरा 4,110 प्लेन, 4,110 प्लेन। देखो अब आपकी बार आपको 2 वैल्यू गिवन होगी, h और k की वैल्यू। तो क्या लिखोगे? h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे? D110 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? a ओवर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? D110 इज इक्वल टू a रूट 2 हो जाएगा क्या? a रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली तीसरे प्लेन के लिए 4,111 प्लेन,
ठीक भाई, क्या करोगे, D111 इज इक्वल टू A ओवर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, D111 इज इक्वल टू A ओवर रूट 3, A ओवर रूट 3। अब आपके लिए एक जरा सा होमवर्क में आपको बता देता हूँ, वो ये है D100 रेशो D110 रेशो D111। लिख देता हूँ A रेशो रूट 2 रेशो A रेशो रूट 3, इतना भी लिख देता हूँ 1 रेशो 1/1.414 1/1.732। ए कॉमन आ गया सब में से, क्या बचा 1 बचा, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, रूट 3 क्या होती है 1.732 होती है। ठीक है, ये अब आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेना और ये रेशियो आप फाइंड कर लेना। तो आई थिंक आपको डी स्पेसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में आई है, वेरी गुड। क्या होती है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर इंटरप्लेनर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये चित्र दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो ये आपकी डी स्पेसिंग खत्म हो गई है, ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्यूबिक क्रिस्टल लिया है इसलिए अपने ए बी सी को क्या किया है, इक्वल किया है। अगर दूसरा कोई क्रिस्टल लेते हैं आप तो ये वैल्यूज क्या हो जाती, डिफरेंट हो जाती। ठीक है, अपने पढ़ा था ना, ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो वहाँ पे ए और बी को आप इक्वल कर देते, सी को इक्वल नहीं करते, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता, दूसरा बन जाता। एक बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल डी एच के, इसका डी स्पेसिंग का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये जो ए था, ए और बी की जगह तो आप यहाँ पे ए और ए लिख देते, लेकिन सी को आपको एज इट इज रखना था। तो आपने 4 ऑप्शन दिए थे, वहाँ से देख के इसको मैच करना था। ठीक है, तो इसको उतार लो। अब आगे पढ़ते हैं अपन इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट और है, ब्रेग इक्वेशन। ठीक है, देखो बता देता हूँ जरा सा क्या होता है, आपने पढ़ रखी है तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब ये जो d है ना, ये d, ये रहा वो, यहाँ से आप इस d की वैल्यू, जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं, आपको लेमडा की वैल्यू गिवन होती है, थीटा की वैल्यू गिवन होती है और एन की वैल्यू गिवन होती है। वो बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन है, सेकंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन, कोई सा डिफ्रेक्शन है। ठीक है, और ये पूछेगा आपको एज लेंथ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एज लेंथ, ए पूछ सकता है। डी स्पेसिंग भी आपको कैलकुलेट करवा लेगा, क्या करवा लेगा, कैलकुलेट करवा लेगा। प्लेन बोल देगा कि ये वाला प्लेन है 1 2 3 प्लेन है, 1 2 3 प्लेन है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, डी स्पेसिंग की। उस डी मतलब ये डी स्पेसिंग है ना, ये वाला डी है ये, ठीक है ना, यहाँ पुट करना उसको, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना। तो यहाँ से आप किसका आंसर निकालोगे, एज लेंथ का आंसर निकाल लोगे। तो वो किसी का भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। मैंने तो समझा है आपको, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, मिटाओ इसको, हेडिंग डालो आप ब्रेग इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डालो आप ब्रेग इक्वेशन। ठीक है भाई, ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन, देखो भाई, बाप बेटे 2 साइंटिस्ट थे, एक तो था W.L. ब्रेग और एक था H.L. ब्रेग, W.H. ब्रेग। ठीक है, एक था W.L. ब्रेग, एक था W.H. ब्रेग। मैं एक बार देख लेता हूँ, चलो नाम नहीं देखा इनका, फिर भी ध्यान रखना, बाप और बेटे थे। ठीक है, W.L. ब्रेग और H.L. ब्रेग था या W.H. ब्रेग था, कोई सा भी होगा, मैच कर लेना भाई। ठीक है, एक बाप था एक बेटा था। W.L. ब्रेग, दूसरा शायद W.H. ब्रेग ही है, शायद यही है। अगर कंफ्यूज होता है उसके लिए सॉरी, H.L. ब्रेग भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मैच कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से वो आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, समझना। ये जो ब्रेग इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, ये जो ब्रेग इक्वेशन दी गई थी, ये किसके लिए दी गई थी, किसके लिए दी गई थी, ये दी गई थी आपकी जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है वो, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस,
और यहाँ से जो एक्स रे डिफ्रेक्शन होगा, जो एक्स रे डिफ्रेक्शन होगा, उनकी जो रेज होगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी, उसके बीच में रिलेशन अपने को यहाँ से मिलता है। ठीक, ये किसके रिलेशन के बारे में बताती है आपको, किस किस के रिलेशन बताती है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, ठीक है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ हैं वो, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है, सॉरी इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसको आप डी कह रहे थे, उनके बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। ध्यान रखना, इसकी हेल्प से, ब्रैग इक्वेशन की हेल्प से अपन बहुत सारे क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड करके उनकी ज्योमेट्री को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो समझना इन्होंने क्या किया वो देखना आप। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कोई क्रिस्टल लिया, ये क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, क्रिस्टल के क्या हैं, प्लेन, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये क्या है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस, क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे या ये वाली भी क्या होगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी। मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखो क्या होता है, इन्होंने क्या किया, ये क्रिस्टल लेटिस लिया, इसके ऊपर एक एक्सरे बीम इंसिडेंट की, ठीक है, एक एक्सरे बीम इंसिडेंट की, और यही एक्सरे बीम जो इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। सिमिलरली एक दूसरी एक्सरे बीम जो इसके पैरेलल है वह आपने इंसिडेंट की, और वो यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस बीम को उन्होंने नाम दिया A, B, C, D, E, F। आया समझ में, समझ में आ गया, वेरी गुड। और ये अपनी क्या है, ये क्या है बोलो, अरे ये फिर से इसके अंदर घुस रही है, कुछ नहीं भाई, इतनी इसके अंदर ही आएगी। ये तो इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, रखो इसको। तो ये जो रेज है, ये तो क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। और ये जो रेज हैं ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से, ठीक है। ऐसा तो मैंने क्या किया, एक AB एंड DE, AB एंड DE एक्सरे इंसिडेंट रेडिएशन, और कौन सी रेडिएशन, एक्सरे, ठीक है, ये हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, सॉरी ये वाला एंगल क्या कहा जाता है, इसको ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल इसको कहा जाता है। छोड़ो उसको, देखो आप ध्यान से देखो। तो उन्होंने ये देखा, जब ये रेज इंसिडेंट की, पैरेलल रेज AB एंड DE, दो पैरेलल एक्स रे बीम जब इंसिडेंट की किसी क्रिस्टल के लेटिस के ऊपर, तो वहाँ से आपको टू क्या मिली, रिफ्लेक्टेड रेज मिली, ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिली। कौन कौन सी, ABC तो कौन सी मिली, BC, और DE से कौन सी मिली, EF रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिली, ठीक है। जब ध्यान से देखोगे आप, तो देखो भाई हमने क्या किया, जो एक रेज है आपकी DE, उस DE पे पॉइंट B से, रेज DE पे पॉइंट B से अपने एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, ठीक है। और वो जो लंब है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा एंगल, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी टाइप से अपन ने जो रिफ्लेक्टेड रेज है कौन सी, EF, उसके ऊपर भी पॉइंट B से क्या डाला, एक लंब डाला। क्या डाला, एक लंब डाला। इसका भी ये क्या है, एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है भाई, आया समझ में। EF ये G हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया, ऐसा समझ में, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो रे, आप जब गौर से देखते हो तो आपने ये पाया
कि जो डी रेज है, जो डी रेज है, एक्स रे है, ठीक है, क्या वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्या? देखो इतनी थी डिस्टेंस दोनों की क्या थी, ये लो, यहाँ तक कि पीछे की डिस्टेंस दोनों की क्या थी, सिमिलर थी। लेकिन जो आपकी रेज डी है उसने एक तो जी लेंथ, ठीक है, जी डिस्टेंस और एक ई एच डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है क्या? एक्स्ट्रा ट्रेवल की है क्या? किससे? रेज ए बी एंड बी सी से, ए बी एंड बी सी से एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल की है, कितनी? जी ई एंड ई एच, एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल की है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? पाथ डिफरेंस। क्या आएगा? जी ई प्लस का ई एच, ध्यान रखना भाई, जी ई प्लस का ई एच, ये क्या है? पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस से क्या मतलब है कि जो आपकी रेज डी ई है उसने रेज ए बी की कंपैरिजन में, रेज डी ई ने रेज ए बी की कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है? जी ई एंड ई एच। उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, कि दोनों रेज के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किए वही तो आ रहा है। तो जो दो बोथ रेज हैं उनके पाथ में जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलोगे आप? उसको पाथ डिफरेंस। किसके इक्वल होगा? जी ई प्लस ई एच के इक्वल होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं अपन? फ्रॉम ट्राइंगल बी जी ई, ठीक है। जब आप इसमें देखते हो तो आप देखोगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या बोलो, क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइट, ये तो होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यही तो होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा। ये पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, होता है ना, बस ये वाला। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपको ये भी पता है कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छे से पता है ना। एक ट्राइंगल में जैसे देखो, ये आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी को ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अपन कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं? ट्राइंगल बी जी ई देख रहे हैं, बी जी ई। इसमें थीटा कौन सा है? ये वाला। तो इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जी ई। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जी ई ओवर हाइपोटेनियस क्या होगा? अब हाइपोटेनियस तो बी ई हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बी ई। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस, आपका हाइपोटेनियस हो गया बी ई। ठीक है, तो आपको पता है, आपको देखो जी ई की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो अगर आप जी ई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? जी ई इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? बी ई साइन थीटा आ जाएगा क्या? जी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी ई साइन थीटा। इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 खत्म। आगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल बी ई एच, इस ट्राइंगल से अपने को देखना है, वही साइन थीटा कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, अब इसमें देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एच, परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एच ओवर हाइपोटेनियस, वही क्या हो जाएगा आपका? बी ई। ठीक है, अब फिर से आपको यहाँ से ई एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा? बी ई साइन थीटा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये आएगा इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो
इक्वेशन 2 से तो जी की वैल्यू और इक्वेशन 3 से ई एच की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, देखो बी ई साइन थीटा प्लस बी ई साइन थीटा इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि जो बी ई है, जो बी ई है वो इक्वल है डी के, देखो रे ये बी ई है, ये किसके इक्वल है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के, किसके इक्वल है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के। ये क्या है आपकी इंटर प्लेनर डिस्टेंस, क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ओके। चलो तो ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसलिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो बी की जगह क्या लिखोगे डी, तो सॉरी ये 2 देखो क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, कोई बात नहीं, डी साइन थीटा प्लस का डी साइन थीटा। अब क्या बोलो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा, ठीक है, 2d साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये कहा जाता है कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है, जो समपोषी व्यतिकरण होता है उसके लिए पाथ डिफरेंस, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण को क्या बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, सम पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। समझ में आ गया क्या, दिस इज ब्रेग्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रेग्स इक्वेशन, ब्रेग्स इक्वेशन, ध्यान रखना इस इक्वेशन क्या कहते हैं, ब्रेग्स इक्वेशन अपने इसको कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। इफ़ आगे थोड़ा सा और देख लो, इफ़ n इज इक्वल टू 1 होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d, और जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा बाई 2 के। इसको कहते हैं डी मिनिमम, क्या कहते हो इसको, डी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ध्यान रखना भाई, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ का क्या होती है, हाफ होती है, वेवलेंथ का क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। डी क्या है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस, और थीटा आप समझते ही हो, ठीक है। एन है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है भाई, ये लो। एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। और अगर आपको डी मिनिमम कैलकुलेट करना है, आपको डी मिनिमम कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ठीक। ये आपकी ब्रेक इक्वेशन ख़त्म हो गई है, ब्रेक इक्वेशन ऐसे ख़त्म आपकी हो चुकी है। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ, उसके लिए आप क्या करोगे, बोर्ड का अच्छे से पोज करोगे स्क्रीन को और अच्छे से बोर्ड को आप उतार लोगे, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बोलो
जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी एंड जय पिता दी। जय माता दी एंड जय पिता दी। हाँ सर, क्या सर? देखो भाई, मज़ा आ रहा है? आ रहा है मज़ा? वेरी गुड। तो अब आप हेडिंग डालो, फिर मज़ा ही आ रहा है तो आपको। क्रिस्टलोग्राफी, आप डायरेक्ट हेडिंग डाल दो, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये जो क्रिस्टलोग्राफी है ना, ये एक अलग से ब्रांच है। जो क्रिस्टलोग्राफी है ये क्या है? एक अलग से ब्रांच है। क्रिस्टलोग्राफी में अपन क्या पढ़ते हैं? क्रिस्टलोग्राफी में अपन पढ़ते हैं कोई भी क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल की फेस होती है, उसमें एंगल होते हैं, इंटरफेशियल एंगल होते हैं, उन सब में एक रिलेशन होते हैं। ठीक है, उन सब के रिलेशंस एंड जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसके जो करेक्टर्स होते हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं। किसमें 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 करते हैं? क्रिस्टलोग्राफी में अपन करते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं इसके। कितने लॉज हैं? थ्री लॉज हैं। तो आप उनको कहोगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सबसे फर्स्ट लॉ, दी लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, ठीक है भाई। सेकंड है द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज। द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज। और थर्ड है द लॉज ऑफ सिमेट्री। मैं केवल इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इन लॉज को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनकी जो आप थ्योरी लिखोगे वो बुक से देख के आप लिख लेना, नहीं तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप कन्वर्ट करके लिख लेना। समझ लो एक बस, अगर आपको समझ में आएगा ना फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कह रखा पहले से कह रहा हूँ, केमिस्ट्री को अपने को रटना है ही नहीं, किसी भी चैप्टर को अपने को रटना नहीं है, अपने को तो बस एन्जॉय इसको करना है। ठीक है ना, एन्जॉय करके सीखते चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। द लॉज ऑफ सिमेट्री। तो सबसे फर्स्ट लॉ जो अपना लॉ है, अपना जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? द लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ठीक, पहले तो आप एक टर्म आ रही है यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल, उसको समझ लो। यहाँ पे एक टर्म आ रही है इंटरफेशियल एंगल। क्या होता है? तो देखो क्या कहा जाता है, आपकी कोई दो फेस है, ये है फेस 1 और ये है फेस 2। ठीक है, ये दो फेस एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक दूसरे क्या कर रही है? किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। अपने क्या फेस 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ऐसे ही फेस 2 से परपेंडिकुलर लाइन खींची, और उन लाइन को खींचने के बाद में जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस करती है और वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसी को क्या कहोगे आप? इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल अपन उसको कहते हैं। ध्यान रखना, पहले ये कहा जाता था कि दो फेस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या कहा जाएगा? इंटरफेशियल एंगल। लेकिन बाद में ये कहा कि ये वाला इंटरफेशियल एंगल नहीं है, इंटरफेशियल एंगल तो ये वाला है कि दो फेस जहाँ पे कट करते हैं तो हम क्या करते हैं? फेस फर्स्ट से और फेस सेकंड से दो परपेंडिकुलर्स क्या करते हैं? इंसिडेंट करते हैं, और जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर क्या करेंगे? जो दो परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट करेगी या फिर एक दूसरे से मिल जाएगी, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या कहोगे? इंटरफेशियल एंगल आप उसको कहोगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये जो लॉज दिया था शायद ये आरजे होय ने दिया था, एक बार मैं चेक कर लूँ किसने दिया था।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किसने दिया था। ठीक है भाई, किसने दिया था? 1 मिनट बस, हो गया अरे बस 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 बस, नहीं मिल रहा भाई, रहने देते हैं इसको। आपको तो क्या करना है उससे, ठीक है, आपको उससे कुछ नहीं करना। किसने भी दिया होगा? हाँ ओके, तो ये जो रूल था ये किसने दिया था? स्टेनो ने दिया था। किसने दिया था? स्टेनो ने। केवन भाई स्टेनो, ठीक है, ध्यान रखना स्टेनो। आगे वाला जो लो है कॉन्सेंट्रेशन इंडाइसेस का, वो दिया था आरजे कोई ने दिया था, मेरे को याद रह गया ये वाला। अब ध्यान रखना ये रूल क्या बोलता है, ये लो ऐसे बोलता है कि आपके पास कोई एक क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल, उसके जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं, जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं उनके मान ऑलवेज सेम होते हैं। किसी क्रिस्टल के इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? सेम होती है। चाहे वो क्रिस्टल किसी भी टाइप से बनाया गया हो, किसी भी तरीके से बनाया गया हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, ठीक है, और कहीं भी बनाया गया हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, उस क्रिस्टल की कोई भी एज किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, एक्वायर कर ले, कितनी भी डिस्टेंस एक्वायर क्यों ना कर ले, उसका जो इंटरफेशियल एंगल है उसकी वैल्यू ऑलवेज करेगी सेम रहेगी। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल का इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज सेम होता है उसके सारे क्रिस्टलों में। कोई भी मैटर होता है, मैटर, उस मैटर के जितने भी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, मान लो कोई एक मैटर है आपके पास, वो आपका एक हेक्सागोनल क्या बनाता है? हेक्सागोनल लैटिस बनाता है। कोई भी एक मैटर है उसका, कोई भी मैटर वो क्या बनाता है? हेक्सागोनल लैटिस बनाता है। तो उस मैटर के जो जितने भी क्रिस्टल बनेंगे, उस मेटल के जितने भी क्रिस्टल बनेंगे, उन सारे क्रिस्टल में, कौन से क्रिस्टल में? हेक्सागोनल क्रिस्टल में क्या होगा? जो इंटरफेशियल एंगल होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी, चाहे वो क्रिस्टल का कोई भी फेस किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना एक्वायर कर ले, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज सेम होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं? सेम। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं, वो हेक्सागोनल क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। जो क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है आपका, उस क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। मतलब ये रहा, ठीक है, ये हो गया 120। ये क्या होगा आपका? इंटरफेशियल एंगल। तो ये आइडियल क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। अब क्या किया? ऐसे कितने भी आप क्रिस्टल बना लो, ये कैसे हैं? डेविएटेड क्रिस्टल, डेविएटेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है। देखो किसी की लेंथ किस डायरेक्शन में, किसी की लेंथ कौन सी लेंथ किसी भी डायरेक्शन में क्या होती है, को कितनी भी लेंथ एक्वायर कर सकती है। अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरफेशियल एंगल पे ऑलवेज कोई इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आइडियल क्रिस्टल था इसमें भी इंटरफेशियल एंगल कितना है? 120। और जो डेविएटेड क्रिस्टल हैं उनमें भी इंटरफेशियल एंगल कितना है? 120 ही रहता है। तो यही क्या कहता है आपका? द लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। समझ में आ गया होगा आपका? कोई भी मैटर होता है उस मैटर के सारे क्रिस्टल्स में, कोई मैटर होता है उस मैटर के सारे क्रिस्टल्स में क्या होता है? जो इंटरफेशियल एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अपने एक एग्जांपल लिया क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, एग्जांपल लिया किसका? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ओके। अगर ये आपको समझ में आ गया
तो दूसरा लॉज आप डालोगे, दूसरा लॉज डालोगे आप, कौन सा लॉज डालोगे? वेरी गुड, द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज। ठीक है, द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज। पहले वाला तो किसने दिया था? स्टेनो ने। किसने दिया था? स्टेनो ने। और सेकंड वाला किसने दिया था? ये तो किसने दिया था? स्टेनो ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट, ध्यान रखना। और ये किसने किया था? आरजे होय। ठीक है, ध्यान रखना। द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज, द लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज given by R.J. Hoy, given by R.J. Hoy। ठीक है, समझना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके पास तीन क्या होते हैं? एक्सिस होती है। तीन क्या होती है? एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ठीक है, हमने क्या किया? ये आपका ओरिजिन है। हमने क्या किया? एक फेस इन एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, वो फेस है ये वाली। ठीक है, बिल्कुल सीधी आएगी भाई, ध्यान रखना। अब इस जो ये प्लेन मान लो, इसको प्लेन बोल रहे हैं। ए एक्स एक्सिस पे ए, वाई पे बी और जेड पे सी। इस प्लेन का नाम है ए बी सी। ठीक है, इस प्लेन ने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये ए कह रहे हैं इसको अपन बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं। इसने इतने डिस्टेंस पे इसको कट किया है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये जो इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरसेप्ट। कि कोई प्लेन है वो ओरिजिन से एक्सिस पे जिस डिस्टेंस पे काटता है, कोई भी प्लेन ओरिजिन से किसी भी एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे काटता है, वो क्या होता है? उसका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अपन एक सिमिलरली दूसरा प्लेन लिया। ठीक है, इसको बोल दिया के एल, कैपिटल एल और कैपिटल एम। अब ये जो इसका जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको क्या कहोगे? स्मॉल के, स्मॉल एल, स्मॉल एम। तो देखो, जो प्लेन ए बी सी था, प्लेन या फिर फेस कह सकते हो आप, फेस ए बी सी, इसके जो इंटरसेप्ट होते हैं, जो इंटरसेप्ट होते हैं, वो क्या आएगा? ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी। यही है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो दूसरा प्लेन है वो क्या है आपका? प्लेन कह दो या फिर फेस कह दो, कौन सी है? के एल और एम। इसके जो इंटरसेप्ट है, वो क्या है? देखो, ओ के इज इक्वल टू स्मॉल के, ओ एल इज इक्वल टू स्मॉल एल और ओ एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ये आई। तो ये कहा जाता है कि जो के एल एंड जो एम होते हैं, ठीक है, जो के एल और एम होते हैं वो होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे, किन के रेस्पेक्ट में? ए बी सी के रेस्पेक्ट में, या फिर एक होल इंटीजर होंगे, या फिर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, एन ए, एन बी, एन सी, या फिर एन ए, एन डैश बी, एन डबल डैश सी, ये होंगे जो के एल एम की वैल्यू आएगी। तो ये दूसरे वाले जो इंटरसेप्ट आएंगे, इनकी वैल्यू, जो फर्स्ट वाला, जो आपका फर्स्ट वाला प्लेन है, जो फेस है, इसके रेस्पेक्ट में या तो आगे वाला प्लेन इनफाइनाइट पे आएगा, या फिर एक अभी बताया ना, एक इंटीजर वैल्यू आपको ये गिवन होगी। जैसे देखो, यह डिस्टेंस ए है, ये आगे वाला 2a हो जाएगी क्या?
ठीक है, ये क्या हो जाएगी 2a। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ओके है ये 2a है, क्या है 2a। अब ये भी देखो लगभग 2 ही नज़र आ रहा है, तो इसको आप 2b कह दोगे, और ये भी लगभग क्या रहा है 2 ही नज़र आ रहा है, तो आप इसको क्या कह दोगे 2c कह दोगे। ऐसे आप दूसरा अगर प्लेन आपको मिले, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, x y z, जैसे आपका यूनिट प्लेन है एक, ये यूनिट डिस्टेंस है, ध्यान रखना, a b c, इंटरसेप्ट a b c, k l m, ये हो गया k l m। अब मुझे बताओ जो ओके है, क्या वो ट्वाइस ऑफ ए है क्या? देखो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट ये है, तो आप क्या कह सकते हो ये ट्वाइस ऑफ ए होगा। जो ओ एल होगा वो बताओ क्या होगा, ओ एल कैपिटल एल, ठीक है, ओ एल क्या होगा, ये देखो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो 3 लिख सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट 3 है, ये अप्रोक्सीमेट क्या है 3 है, तो आप लिख दोगे 3b, और जो ओ एम आएगा वो क्या आएगा 3c। देखो इतने डिस्टेंस 2 मान लो, और इतने डिस्टेंस क्या हो गई 3 हो गई, तो जो a है, सॉरी c है, इसका ये 3 टाइम है आपका ओ एम जो है, तो इसके जो इंटरसेप्ट आएंगे वो क्या आएंगे 2 3 3, क्या आएंगे 2 3 3। तो मैंने क्या कहा कि जो आपका एक यूनिट फेस होता है उसके रेस्पेक्ट में, या फिर यूनिट एक जो इंटरसेप्ट होता है, या फिर यूनिट प्लेन होता है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप दूसरा प्लेन डालते हो तो उसके इंटरसेप्ट पहले वाले प्लेन के इंटरसेप्ट से या तो इनफाइनाइट होंगे या फिर एक इंटीजर होंगे, ठीक है। तो ये कहता है आपका लॉज ऑफ रेशनल इंडाइसेज, समझ में आ गया। अब ये जो इन प्लेन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए दो यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, दो यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, एक है वेज पैरामीटर, हम इसको वाई से बोलते हैं, ठीक है, पैरामीटर, या फिर इसको इंडाइसेज भी बोलते हैं, और दूसरा है मिलर पैरामीटर, या फिर इसको क्या बोलते हो इंडाइसेज भी बोलते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी वेज पैरामीटर की। तो ये कहा जाता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, उनके ऊपर जो इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट इज कॉल्ड वेज इंडाइसेज। ध्यान रखना भाई, मैं वेज इंडाइसेज को शॉर्ट में क्या लिखूँगा WI, ठीक है, और मिलर इंडाइसेज को क्या लिखूँगा शॉर्ट में MI। ध्यान रखना MI, इसको क्या लिखूँगा WI, समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा देता हूँ, फिर थ्योरी तो आप पढ़ ही लेना। जो मिलर इंडाइसेज होते हैं वो क्या करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फोटो देखना और पहचान देना कि किस एक्सिस पे किस डिस्टेंस पे काटा गया है, किस एक्सिस पे ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे काटा गया है, वो क्या होगा उसका वाइस इंडाइसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, वाइस इंडाइसेज हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है मिलर इंडाइसेज। क्या पढ़ना है, मिलर इंडाइसेज पढ़ना है, समझते जाना। क्या पढ़ना है, मिलर इंडाइसेज पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है मिलर इंडाइसेज, देखो हाउ टू फाइंड मिलर इंडाइसेज, हाउ टू फाइंड या फिर कैलकुलेट मिलर इंडाइसेज। तो देखो भाई इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ वेज इंडाइसेज। पहला काम है अपना क्या है,
जो वाइस इंडाइसेज हैं उनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा काम है, रिवर्स करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई स्मॉलेस्ट नंबर देन मल्टीप्लाई बाई स्मॉलेस्ट नंबर टू रिमूव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका रिवर्स किया था वाइस इंडाइसेस को, उसको क्या कर लेते हैं अपन, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे उनका फ्रैक्शन हट जाए। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको ऑब्टेंड होगी, ऑब्टेंड वैल्यू आर मिलर इंडाइसेज। ठीक है भाई, एक चीज़ नोट डाल के आप एक और अच्छे से यूज़ कर लेना, नोट डाल के। ठीक है, स्टार लगाना 2-3 इन मिलर इंडाइसेज कोमा, ये वाला कोमा डजंट यूज, ध्यान रखना, मिलर इंडाइसेज में कोमा का कोई यूज़ नहीं होता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ 5-7। ठीक है, क्या करवाता हूँ मैं, एग्जांपल्स करवा देता हूँ। ध्यान रखना, जो मिलर इंडाइसेज होंगे उनमें कोमा का यूज़ नहीं होता है। तो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ आपको, 1 मिनट के लिए आप बस वेट करोगे, एग्जांपल्स देख लूँगा थोड़े से, बस 1-2 सिखा दूँ आपको, फिर आपका काम बन जाएगा। 1 मिनट भाई। जैसे देखो एग्जांपल्स हैं, 2/3a आपको क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट आपको गिवन है 2/3a 2b 1/3c, और देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, 2a b इनफाइनाइट c। थर्ड है माइनस का 2a 3b, थर्ड है माइनस का 2a 3b c। फोर्थ है 3/2a 1/2b c, 3/2a 1/2b एंड c। इतने खूब है। ठीक है, अब समझना, अगर इंटरसेप्ट आपको गिवन है, इंटरसेप्ट का मतलब उसमें ए बी सी वैल्यू आपको गिवन होगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ए बी सी वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वाइस इंडाइसेज निकालना है। क्या निकालना है, वाइस इंडाइसेज। तो जो ए बी सी है ना, उनको हटा दो। हमें क्या कहा था, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट कोल्ड वाइस इंडाइसेज, यही लिखा था, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट कोल्ड वाइस इंडाइसेज। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, इसके वाइस इंडाइसेज कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, ए बी सी हटा दोगे, क्या आएंगे 2/3 2 1/3। ठीक, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसको अपने को मिलर इंडाइसेज कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर दिया, 3/2 1/2 और 3/1 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को हटाते हैं, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक ऐसे छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इनका फ्रैक्शन क्या हो जाए, हट जाए। तो अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 2 हट जाएगा। देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आएगा, मिलर इंडाइसेज इज इक्वल टू 3, इधर 2 से 2 मर जाएगा 2, और इधर क्या जाएगा 6। ये लो भाई, ध्यान रखना कोमा यूज अपन नहीं करते। अब आप इसको 326 नहीं कहोगे,
326 आप इसको नहीं कहोगे, क्या कहोगे 326, क्या कहोगे 326, क्या कहोगे 326। आया समझ में? वेरी गुड। अब फटाफट यहाँ पे बोलो रे, वाइस एंड एसेज बोलो इसके, बोलो क्या आएंगे 2 1 इन्फिनिटी। ठीक, क्या करोगे मिलर इंडाइसेज कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे सबसे पहले उल्टा करोगे 1/2 1/1 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन को उठाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आएगा, तो मिलर इंडाइसेज वो आएगा आपका 1, यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये 0, क्या गया 120, नॉट 120, 120। यहाँ आ जाओ, वाइस इंडाइसेज बोलो फटाफट, माइनस का 2 3 एंड 1। एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो आप मिलर इंडाइसेज लिखते हो, जो मिलर इंडाइसेज लिखते हो ना, उनमें जो माइनस साइन होता है वो सर पे बैठा दिया करो, माइनस को सर पे बैठा लिया करो, बस इतना ही करना है। जो माइनस होता है ना उसको उठा के सर पे बैठा दिया करो, क्या हो जाएगा आपका मिलर इंडाइसेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसको मिलर इंडाइसेज बनाने के लिए उल्टा करो, माइनस का 1/2 1/3 1/1, किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 2 से तो नहीं कर सकते, 2 से करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2/3 हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।